आज की कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, प्रतापगढ़ नगरी के अंदर प्रताप सिंह राजा राज्य करता था। उसका एक जुड़वा भाई बलवंत सिंह हमेशा आखेट के ऊपर जंगलों में भटकता रहता था, जबकि प्रताप सिंह हमेशा उसे कहते थे कि भैया, तुम निरपराध प्राणियों को, पक्षियों को क्यों मारते रहते हो? अरे अहिंसा परमो धर्म है। जैसे हमें अपना जीव, जैसे हमें अपने प्राण प्रिय है, वैसे ही प्रत्येक प्राणी मात्र के प्राण उन्हें भी प्रिय होते हैं। इसलिए तुम इस प्रकार की हत्याएं मत करा करो, शिकार मत किया करो। पर बलवंत सिंह अपने भाई की बात को इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देता और कहता कि भैया, तुम जैसा मूर्ख कोई नहीं है। सिर्फ नाम के तुम प्रताप हो, पर तुम्हें मुझ पर भी कितना संताप आता है। अरे मेरा शौक है, मैं आखेट करता हूं तो मुझे करने दो, और हमारे क्षत्रियों का तो ये धर्म है। इस तरह से बात करके वो निकल जाता। उन्हीं के नगरी के अंदर एक छोटे से गांव के अंदर कैलाश नाम का मूर्तिकार रहता था। कैलाश के हाथों में मानो जादू था। वो इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता था, मानो जीवंत हो। उसकी मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत होता था, मानो मूर्ति अभी बोल पड़ेगी। इतनी बढ़िया मूर्तियां बनाता था, पर फिर भी उसको मूर्ति के अनुरूप जो उचित मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था। लोग आते, तारीफ करके निकल जाते, पर कोई खरीदता नहीं था। यह हताश हो जाता था, निराश हो जाता था। सोचता था कि मेरे अंदर इतनी अद्भुत कला होने के बावजूद भी बड़ी मुश्किल से दिन भर में एक या दो मूर्ति बिकती है। बाकी लोग आते हैं, तारीफ करके निकल जाते, कोई खरीदता नहीं है। क्या कमी है मुझ में? और कुछ कुछ लोग जिससे कि उसको अपेक्षा रहती है, जो उसकी तारीफ करते रहते हैं, तो उन्हें वो कह देता है, भाई साहब आप खरीद लो ना। तो वे ही लोग कहते कि अरे भाई, इस मूर्ति के अंदर कुछ कुछ कमियां रह गई है, अभी तुम परिपूर्ण रूप से अच्छे मूर्तिकार नहीं बने हो। ठीक है, तुम्हारी कला बहुत अच्छी है, तुम्हारे हाथ में जादू है, पर जैसा चाहिए वैसा नहीं है। कैलाश कहता है कि ठीक है, आपको नहीं लेना है तो मत लीजिए, पर कम से कम मेरी कला की तौहीन तो मत कीजिए, कम से कम मेरी कला का अपमान तो मत कीजिए। कहां कुछ कमी है आप बनाकर बताओ। पर लोग निकल जाते, ये हताश हो जाता, निराश हो जाता और वापस अपने घर आ जाता। मोहिनी, जो कि वहां के मुखिया की बेटी थी, जमींदार की बेटी थी, वो कैलाश को दिलो जान से प्यार करती थी। कैलाश भी उसे बहुत प्रेम करता था। एक दिन मोहिनी आकर कैलाश से कहती कि कैलाश, अब बहुत हो गया, तुम कोई दूसरा व्यापार शुरू कर दो। कैलाश कहने लगा, मोहिनी तुम आज कैसी बात कर रही हो? ये व्यापार मेरा परंपरागत चालू है। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी भी मूर्तिकार थे, और मेरे हाथों में जादू है, तुम जानती हो। मेरी मूर्तियों की कई बार तुम तारीफ कर चुकी हो, फिर तुम इस तरह से क्यों बोल रही हो? मोहिनी कहती, मैं मानती हूं कैलाश कि तुम्हारे हाथों में जादू है और तुम्हारी मूर्तियां अद्भुत है, पर तुम मुश्किल से 2 मूर्तियां बेच पाते हो और जैसे तैसे तुम्हारा गुजारा होता है। अब मेरे पिता एक किसान के बेटे से मेरा विवाह करने के लिए आमादा हो चुके हैं, वो नहीं मान रहे हैं। क्यों?
क्या उन्हें तुम्हारे और हमारे बारे में पता नहीं है? मुझे भी तो वो कहते थे कि कैलाश बड़ा हो जा, तेरा विवाह मैं अपनी बेटी से ही कराऊंगा। उन्हें ये सब कुछ पता है, मैं तुम्हें दिलो जान से प्रेम करता हूं, तुम मुझे करते हो, ये जानते हुए भी वे किसी किसान के बेटे से तुम्हारा विवाह क्यों करा रहे? उस किसान के पास बहुत बड़ी खेती है, सैकड़ों एकड़ों के अंदर खेती है। तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है ना। पर याद रखना, मैं तुम्हारे अलावा किसी से विवाह नहीं करूंगी। मैं मर जाऊंगी पर विवाह नहीं करूंगी दूसरे के साथ। और दंदनाती हुई चल दी। उसका इशारा था कि कैलाश तुम कब तक इस तरह से दर दर भटक कर अपनी मूर्तियां बेचोगे? तुम अपना खुद का पेट नहीं भर पाते हो तो मेरा क्या भरोगे? ये मेरे पिताजी सहन नहीं कर सकते। प्रेम एक अलग बात हो गई, मैं तुम्हें भी दिलो जान से प्रेम करती हूं और मैं तुम्हारे अलावा किसी से विवाह भी नहीं करूंगी, पर मेरे पिता को कौन समझाएगा? ये बात छोड़कर वो चल पड़ी। दूसरे ही दिन कैलाश मुखिया के वहां पर जा पहुंचा। मुखिया ने कहा कि कैलाश, आज तुम कैसे आ गए सवेरे सवेरे? मैंने सुना कि आप किसान के बेटे से मोहिनी का विवाह कराना चाहते हो। हां तो तुम्हारे पास है ही क्या? मेरी बेटी आराम से और सुख से जिंदगी यापन कर सके ऐसा? कैलाश कहने लगा कि मुखिया जी, आप भी जानते हो मैं बहुत बड़ा मूर्तिकार हूं और मेरी मूर्तियां, उनको उचित दाम हमारे इस गांव के अंदर नहीं मिल रहा है, शहर के अंदर नहीं मिल रहा है। पर मेरी मूर्तियों को परखने वाला जिस दिन आ जाएगा, हजारों के अंदर ही मेरी मूर्तियां बिकेगी। तुम्हें बड़ा गर्व है अपनी मूर्तियों के ऊपर, अपनी कला के ऊपर, तो एक काम करो, 1000 स्वर्ण मुद्राएं आज से ठीक 1 महीने की तुम्हें समयावधि देता हूं। इस बीच तुम यदि मुझे कमा कर लाकर बता दो, सिर्फ मूर्तियां बेचकर, दूसरा कोई उपाय नहीं, तो मैं तुम्हारा विवाह मोहिनी के साथ करा दूंगा। नहीं तो मोहिनी को भूल जाओ, मैं उसी किसान के बेटे के साथ में उसका विवाह कर दूंगा। इतने में मोहिनी भी आ जाती है। मोहिनी ये बात सुन लेती है। वो कहती कि पिताजी आप क्या बात कर रहे हो? भला सिर्फ 1 महीने के अंदर 1000 स्वर्ण मुद्राएं कैलाश कैसे कमाएगा? जमींदार मुखिया कहता है कि बेटा मोहिनी, तुम्हारे अटूट प्रेम की वजह से ही मैंने कैलाश को 1 महीने की मोहलत दी है। इसकी जगह कोई दूसरा रहता तो मैं उसे 1 दिन का भी समय नहीं देता। कठोर शब्दों के अंदर मुखिया ने जब अपनी बेटी को भी अपना निर्णय सुना दिया तो कैलाश भी, उसका आत्मसम्मान जागृत हो उठा। उसने कहा ठीक है मुखिया जी, 1 महीने का ही सही, मैं आपको 1 महीने के अंदर अंदर 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमा कर बताता हूं और मोहिनी सिर्फ मेरी है, यह मैं सिद्ध करके दिखाता हूं। मोहिनी जानती थी कि कैलाश ने बड़बोलेपन से बोल तो दिया, पर आज 2-2 वर्ष हो गए। कैलाश की तो मुश्किल से 1-2 मूर्तियां बिकती हैं। कैलाश कैसे करेगा, उसे समझ नहीं आ रहा था। खैर कैलाश वहां से निकल पड़ता है, मूर्तियां लेकर बाजार के अंदर जाता है। सवेरे से शाम तक उसकी मूर्ति कोई बिकती नहीं है। शाम को जब अपने घर की तरफ लौटने लगता है तो एक व्यक्ति आता है कि कैलाश भाई, एक सुंदर सी मूर्ति दे दो ना, मेरे बिटिया का जन्मदिन है और मैं चाहता हूं कि उसे आपकी कलाकृति से परिपूर्ण ऐसी सुंदर मूर्ति मैं भेंट करूं। कैलाश खुश हो गया। उसने एक सुंदर सी छोटी सी मूर्ति निकालकर उस व्यक्ति को दी। उस व्यक्ति ने भी जितना पैसा उसके पास था दे दिया। खुश होकर आराम से घर आया। उसे बड़ी खुशी हुई कि चलो आज एक मूर्ति तो बिकी, मैं कम से कम भूखा तो नहीं सोऊंगा। पर बार बार उसे मुखिया की बात उसके कर्ण रंध्रों के अंदर गुंजरित हो रही थी। तुम्हें सिर्फ 1 महीने की मोहलत दी जाती है।
6-7 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। पर कैलाश को बस पेट भरने जितना उसका मूर्तियों का व्यापार होता था, विक्रय होता था, और वापस उसको वही चिंता ग्रसित कर लेती थी। 10वें दिन उसी अपनी जगह पर मूर्तियां लेकर कैलाश खड़ा था। एक व्यक्ति आता है और कहने लगता है कि भाई मेरा एक तोता तुम खरीद लो। उसने कहा भैया लगता है तुम नए हो, इस गांव के अंदर पहली बार आए हो। हाँ भाई साहब, आपने सही पहचाना, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि यदि आप इसी गांव के रहते तो मुझे अच्छी तरह से जान जाते मेरी हालात क्या है। इसी बीच एक व्यक्ति आता है कैलाश के पास और कहता है कि कोई सुंदर सी मूर्ति बताओ ना। वो मूर्ति बताने लगता है, यह व्यक्ति भी वहीं खड़ा रहता है। एक मूर्ति उसे पसंद आती है और उसे 5 स्वर्ण मुद्राएं वो देकर निकल जाता है। अब यह व्यक्ति कहता है कि भाई आपकी तो बोहनी भी हो गई, अब मेरा ये तोता खरीद लो ना। पर मैं तुम्हारा तोता क्यों खरीदूं? अरे भाई मेरे खुद के खाने पीने के लाले पड़े रहते हैं, भला मैं इसे क्यों खरीदूं? तोता भी दयनीय दृष्टि से कैलाश की तरफ देख रहा था। उसने कहा भाई साहब मैं 2 दिन से भूखा हूं, मैंने कुछ भी नहीं खाया, इसीलिए मैं इस तोते को बेच रहा हूं। पर ये तोता तुम कहां से लाए? अरे ये तोता मुझे एक बहुत बड़े महात्मा ने दे दिया और कहने लगे कि मैं जब अपना दुखड़ा उनके सामने रोने लगा था कि महात्मा मेरी जिंदगी के अंदर सुख नाम की कोई चीज ही नहीं है, जब से मैंने होश संभाला है मेरे जीवन के अंदर दुख ही दुख है, तो आपकी दया दृष्टि हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। तो महात्मा ने कहा इस तोते को ले लो, इस तोते के तुम्हारे जीवन में आने के पश्चात तुम्हारे दिनमान बदल जाएंगे और तुम बहुत धनाढ्य हो जाओगे, सुख की जिंदगी व्यतीत करने लग जाओगे। पर 2 दिन हो गए, इस 2 दिन में तो इस तोते के आने के बाद में मुझे तो खाना भी नसीब नहीं हुआ, इसलिए मैं इसको बेचना चाहता हूं। अब कैलाश को दया आ गई, दयालु भी था। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, 5 स्वर्ण मुद्राओं में से उसने 2 स्वर्ण मुद्राएं उस व्यक्ति को दे दी और तोते का वो पिंजड़ा ले लिया। घर पे आया, राशन पानी लेके आया, रास्ते में से ही तोते को कहने लगा कि भाई देखो पहले तो मैं अकेला ही था और मेरी हालात बड़ी खराब है, अब उस व्यक्ति ने तुम्हें भी मुझे बेचकर चला गया, अब तुम्हारा भी उदर पोषण मुझे करना है। ठीक है तुम ज्यादा नहीं खाओगे पर तुम्हारा ध्यान तो मुझे रखना ही पड़ेगा ना। वैसे ही मेरी हालत खराब है, क्योंकि उसे वारंवार उस मुखिया की बात याद आती थी। आज 10 दिन हो चुके थे, अब सिर्फ 20 दिन बाकी थे। तोते ने कहा कि डरो मत, मेरे आने से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, तुम सचमुच में उन्नति ही करोगे। तोते के मुंह से मनुष्य वाणी के अंदर शब्द रचनाओं को सुनकर कैलाश चौंक गया। उसने कहा तुम तोते तुम बात कर रहे हो और वो भी हमारी भाषा में? तोते ने कहा हां मैं मनुष्यवाणी भी बोल सकता हूं, पर जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम करते जाओ। सचमुच में तुम्हारी मूर्तियां बहुत सुंदर है, पर जो छोटी छोटी बारीक बारीक कमियां हैं ना वो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम उसे दूर करते हुए वैसी मूर्ति बनाओ, देखो फिर तुम्हारा बिजनेस कैसे होता है। और 2-3 दिन तोते के कथनानुसार, तोते के दिग्दर्शनानुसार कैलाश मूर्तियां बनाने लगा। और सचमुच में कैलाश स्वयं उन मूर्तियों को देखकर सोचता था अरे हाँ ये तो सचमुच में अद्वितीय हो गई। और कैलाश उन मूर्तियों को लेकर वापस जब अपने
ठाए ठिकाने पर जाकर बेचने लगता तो उसकी मूर्तियां फटाफट बिकने लगती। कैलाश के पास थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा होने लगा। उसके पास अभी सब खर्चा करके 20 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी हो गई थी, पर 1000 स्वर्ण मुद्राएं अब सिर्फ 15 दिन बचे थे, कैसे इकट्ठा करेगा? उसको वापस चिंता ग्रसित होती थी, चिंताग्रस्त हो जाता था। तोते ने कहा कि जैसी मूर्ति मैं बनाने के लिए तुम्हें निर्देश देता हूं, अब तुम वैसी मूर्ति बनाओ। एक राजकुमार की मूर्ति अपने को बनानी है। उसने कहा अच्छा ठीक है। अब तोता जैसे जैसे कहता गया, कैलाश सुनकर कल्पना अपने दिमाग में करता था और उस कल्पना को साकार रूप अपने हाथों से देने लगा। उसने एक बहुत सुंदर राजकुमार की मूर्ति बनाई। जो कुछ थोड़ी बहुत कमियां थी, तोते ने कहा कि यहां पर ऐसा नहीं, ऐसा करो, और एक तिलक भी राजकुमार को लगाओ। उसने वैसा ही किया। अब हूबहू राजकुमार की मूर्ति कैलाश ने बना दी। अब पर इस राजकुमार की मूर्ति को खरीदेगा कौन? अब यह मूर्ति लेकर तुम्हें प्रतापगढ़ जाना है और राजा प्रताप सिंह को यह मूर्ति दिखानी है। वो तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं क्या 5000 स्वर्ण मुद्राएं भी दे देगा। क्या बात करते हो? हाँ, और तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। दोनों उन्हीं के राज्य में थे। कैलाश प्रतापगढ़ निकल पड़ा, तोते को अपने कंधे पर रखा, पिंजड़ा उसका, और चल पड़ा उस मूर्ति को लेकर। जैसे ही राजा के राज दरबार के अंदर वे पहुंचते हैं तो प्रताप सिंह कहते हैं कि कहो कौन हो तुम? उसने कहा मैं एक मूर्तिकार हूं और आप ही के राज्य में रहता हूं। अच्छा, और मेरी कलाकृति को देखकर महाराज आप इतने प्रसन्न हो जाओगे कि आप मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं हंसते हंसते भेंट करोगे। अच्छा, ऐसी क्या कला है तुम्हारे अंदर जो मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दूं? बताओ तुम्हारी कोई मूर्ति। अब कैलाश ने मूर्ति पर से पर्दा हटाया, जो कि रेशम का पर्दा डाला हुआ था। जैसे ही मूर्ति को प्रताप सिंह देखते हैं, देखते ही रह जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई मूर्तिकार, ये मूर्ति तो कैसे बनाई तुमने? इस मूर्ति में जो राजकुमार है उसको तुमने कहीं देखा है क्या? अब कैलाश कहने लगा कि नहीं महाराज, तो तुमने ऐसी हूबहू मूर्ति कैसे बनाई? कहां है ये व्यक्ति? क्योंकि तोते ने पहले ही कहा था राजा यदि ज्यादा कुछ पूछे तो कह देना कि प्रताप सिंह तुम मूर्ख हो, सिर्फ तुम नाम के प्रताप हो, पर तुम्हें कितना संताप आता है। यह बात सुनकर राजा को और ज्यादा विश्वास हो गया कि जरूर इसने बलवंत सिंह को देखा होगा। कठोर शब्दों में कहा कि सच सच बताओ। अब तोते ने आगे कुछ कहा नहीं था। राजा ने आदेश दिया कि इस तोते के साथ में इस मूर्तिकार को कारागृह के अंदर बंद कर दो। वही हुआ। अब मूर्तिकार कैलाश तोते को कहने लगा कि कहां से मैंने तुम्हारी बात मान ली। मेरे पास अभी सिर्फ 15 दिन बचे थे और थोड़ा बहुत मेरा अच्छा खासा चल रहा था काम, उसमें भी तुमने रोड़ा डाल दिया। अब तो मेरे को कारागृह के अंदर बंद कर दिया। तोता कहने लगा कि डरो मत, मैंने जो कहा है वो सही है, पर तुम राजा को उसी बात पे, अरे राजा को मैंने कह दिया कि तुम मूर्ख हो, अब राजा मुझे क्यों छोड़ेगा? तोता हंसने लगा। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें कहा है ना, तुम्हें 1000 नहीं लाख स्वर्ण मुद्राएं भी मिलेगी। वो उसे हिम्मत बनाता रहा, पर कैलाश जानता था कि अब मैं इस कारागृह से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि राजा का कठोर स्वभाव वो देख चुका था। दूसरे ही दिन मूर्तिकार को महाराज प्रताप सिंह ने दरबार में बुलाया। तोते को साथ में लेकर वो आता है और कहने लगता है
कहो महाराज। राजा कहता है कि आज तुम्हें मैं फांसी के फंदे पर लटकाने वाला हूं, सच सच बता, तुमने बलवंत सिंह को कहां देखा? अब ये घबराया क्योंकि तोता कुछ बोल नहीं रहा था। उसने स्पष्ट कहा कि महाराज मुझे नहीं मालूम, तो तुमने इसकी हूबहू मूर्ति कैसे बनाई? कैलाश कहने लगा कि महाराज मैं सच कहता हूं, ये तोता, इसी ने मुझे कहा कि इस तरह की मूर्ति बनाओ, और इसी ने मुझे कहा कि तुम राजा को कहना कि तुम मूर्ख हो और सिर्फ तुम नाम के प्रताप सिंह हो, तुम्हें संताप कितना आता है। क्योंकि बलवंत सिंह यही शब्द शिकार को जब जाता था तो प्रताप सिंह मतलब अपने बड़े भाई को बोलता था। अब तोते की तरफ महाराज प्रताप सिंह देखते हुए कहने लगे कि है तोते, अब सच बता, तूने मेरे भाई को देखा है क्या? वो कहता है हाँ मैंने देखा है, पर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, चाहे तुम मुझे मार क्यों ना दो। अब कैलाश भी घबराया, ये कैसा मूर्ख तोता है, ये भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। आज तो मैं गया काम से, जीवन की आशा ही मेरी छूट गई है। राजा को क्रोध आ गया, राजा ने तलवार निकाली और उस तोते की गर्दन को उड़ाने ही वाला था। इतने में तोता स्वयं बलवंत सिंह के रूप में प्रकट हो गया। सभी सभा आश्चर्यचकित हो गई। अब बलवंत सिंह ने कहा कि भैया आपकी बात मैंने नहीं मानी, और मैं जंगल के अंदर शिकार खेलने के लिए जब जाता था तो मैंने एक तोते को, जो कि एक महात्मा का पालतू तोता था, उसका मैंने शिकार कर लिया, उसको धराशायी कर दिया, वो मर गया। तो उन महात्मा ने अपने तपस्या के प्रभाव से मुझे खुद को तोता बना दिया और कहा कि अब तुझे इस पक्षी योनि के अंदर ही रहना पड़ेगा। मैंने अनुनय विनय की कि महात्मन आज के बाद में मैं कोई शिकार नहीं करूंगा, मैं वचन देता हूं। मेरे भाई ने भी मुझे ये हिदायत दी थी पर मैं नहीं माना, पर अब मैं सचमुच में सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं। तो महात्मा ने कहा तेरा ही भाई जिस दिन तुझे मारने के लिए समुद्यत हो जाएगा उसी दिन तुम अपने असली रूप में आ जाओगे, तब तक मेरा श्राप तुम्हें तोते के रूप में ही बनाए रखेगा। ये बात मैं जानता था और इसीलिए मैंने तुम्हें उत्तेजित किया कि मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता था और मैं ये भी जानता था कि आप को जैसे ही ये मूर्तिकार कहेगा कि आप तो मूर्ख हो, मेरी भाषा जो मैं आपको हमेशा बोलता था, नाम के प्रताप सिंह हो, आप में संताप कितना है, क्योंकि ये वचन मेरे अलावा भैया आपको कोई नहीं बोलता था। आप ये सुनकर इसे जरूर पूछोगे और इसको कारागृह में डाल दोगे। दूसरे दिन बुलाकर आप मुझे भी मारने के लिए समुद्र, क्योंकि ये मेरा ही नाम बताने वाला था, क्योंकि भयभीत हो चुका था और अपनी प्राणों की भीख मांगने के लिए ये अपना दोष मुझ पर डाला। नहीं, सचमुच में मैंने ही इसे कहा था, आप मुझे मारने को उद्यत हो जाओगे और मैं अपने वास्तविक रूप में श्राप से मुक्त होकर प्रकट हो जाऊंगा। राजा प्रताप सिंह अपने लघु भ्राता, 5 मिनट का फर्क था दोनों के अंदर, आलिंगबद्ध करता है बलवंत सिंह को और दोनों गदगद हो जाते हैं। अब बलवंत सिंह कहता है कि भैया इसे 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं दो और इसे विदा करो, क्योंकि ये स्वयं जमींदार की बेटी से प्रेम करता है और उसी के प्रेम के अंदर विवशतावश इसने कठोर प्रतिज्ञा कर ली कि 1 महीने के अंदर अंदर में 1000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर आपको कमा कर बता देता हूं और ये मूर्तिकार से आप ये मूर्ति मेरी ही 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं में खरीद लो, ताकि इसकी प्रतिज्ञा भी ना टूटे। गदगद हो गया प्रताप सिंह अपने भाई को पाकर और उसने हंसते हंसते 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर अपने राजकीय हाथी के औधे के ऊपर बैठाकर जमींदार के वहां पर सशस्त्र सैनिकों के साथ उसे भेजा। जमींदार ने भी जब कैलाश को इस तरह से आते हुए राजकीय ठाट बाट से अपने घर के चौराहे पर देखा तो गदगद हो गया और मोहिनी के भाग्य के ऊपर इतराने लगा। दोस्तों, कहानी कहने का आशय है, आदमी यदि मन में ठान ले, दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले, असंभव कुछ नहीं है।
असंभव को भी हम संभव कर सकते हैं। सिर्फ सपने नहीं देखना है, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हमें उस तरह से उद्यम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। और यही उद्यम, यही पुरुषार्थ हमें सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा देता है। जैसे कि कैलाश को अपने सपनों को साकार करने का एक सुंदर सा मौका मिल गया और कायनात भी फिर उसका साथ देने लग जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।